नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लिस्टेड कंपनी के जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कंप्लायंसेस होते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उसके लिए मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी है। और इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे मेनली कि क्वार्टर के एंड में कितने टाइम में हमें ये कंप्लायंसेस करने रहेंगे और किस मोड के अंदर हमें ये कंप्लायंसेस करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो ऑन डिजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पोर्टल एज पर द पीआईटी रेगुलेशन। तो हमें पीआईटी रेगुलेशन के अंदर डिजिग्नेटेड पोर्टल कौन से होते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो वहाँ पर अपना जो ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज होता है उसकी इंटीमेशन, उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर डालनी रहती है। तो इसका जो टाइमलाइन होता है, ट्रेडिंग विंडो जिस दिन हमारी क्लोज हो रही है उसके 2 ट्रेडिंग डेज बिफोर आपको ये इंफॉर्मेशन वहाँ पर रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सितंबर क्वार्टर का ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर रहे हैं तो जून के 29 तारीख तक आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ डालनी रहेगी। ऐसे ही अगर दिसंबर क्वार्टर के लिए कर रहे हैं तो 28 सितंबर तक आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी रहेगी। ऐसी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए 29 दिसंबर और मार्च क्वार्टर के लिए कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर जून के लिए, तो 29 मार्च तक ये करना रहेगा। बेसिकली ये ऑनलाइन होता है, इसका मोड कोई पीडीएफ वगैरह जनरेट नहीं होती। आपको ऑनलाइन ही एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के पोर्टल पर जाकर इसको सबमिट करना रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो अंडर पीआईटी रेगुलेशन एटलीस्ट अ डे प्रायर टू द क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो आपको एक्सबीआरएल और पीडीएफ में स्टॉक एक्सचेंज में इंटीमेशन करना रहेगा अगर आपका दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर आप सितंबर क्वार्टर के लिए कर रहे हैं तो 30 जून और दिसंबर के लिए अगर कर रहे हैं तो 30 सितंबर, ऐसी 31 दिसंबर और 31 मार्च इसकी ड्यू डेट रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट कंप्लायंस की बात करते हैं, सर्टिफिकेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ डीमेट ऑफ शेयर्स फ्रॉम आरटीए। तो फ्रेंड्स, ये डीपी रेगुलेशन के अंदर आता है, रेगुलेशन 74(5), जो कि आरटीए हमें एक सर्टिफिकेट देता है। और वो सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है कि आपके जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी शेयर्स की कंफर्मेशन आई है कि भी डीमेट में हुए हैं या नहीं हुए हैं, और उस कंफर्मेशन के बेसिस पे जब भी आरटीए हमें देगा उसके 15 दिन के अंदर हमें ये स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना होता है। तो जनरली जो प्रैक्टिस चल रही है कि विद इन 15 डेज हम क्या करते हैं, हर क्वार्टर के एंड के बाद 15 तारीख तक इसको फाइल कर दिया जाता है। पीडीएफ में ये फाइल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 15 अक्टूबर, 15 जनवरी और 15 सितंबर इसकी ड्यू डेट रहती है। अब नेक्स्ट कंप्लायंस की मैं बात करूं, इंटीग्रेटेड फाइलिंग गवर्नेंस वाले की। तो इंटीग्रेटेड फाइलिंग गवर्नेंस जो है, पहले ये सीजी था और एक और कंप्लायंस था स्टेटमेंट ऑफ रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस। मतलब इन्वेस्टर ग्रीवेंस की जो होती थी रेगुलेशन 13(3) के अंदर, उन दोनों कंप्लायंसेस को इसमें ऐड कर दिया है। प्लस रेगुलेशन 30 के अंदर कुछ पेनल्टीज, टैक्स लिटिगेशंस ये सब भी हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इंटीग्रेटेड फाइलिंग गवर्नेंस के अंदर जाएगी, आईएफजी के अंदर। ठीक है, इसका जो टाइमलाइन है, कितने टाइम में इसको करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, तो ड्यू डेट क्या रह जाएगी इसकी, तो ऐसे ही बाय 30 जुलाई, 30 अक्टूबर, 30 जनवरी और 30 अप्रैल, ये चारों महीनों की, चारों क्वार्टर की ड्यू डेट रहेगी। और ये फाइल होगा किसमें, एक्सबीआरएल में। और एक और चीज़, ये सिंगल फाइलिंग के अंदर रहेगा, मतलब आपको एक ही पोर्टल पर सबमिट करना है अगर आप दोनों पोर्टल पर लिस्टेड हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जो कंप्लायंस है वो है रेगुलेशन 31(1)(b) का, जो अगर आपकी शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको फाइल करना रहेगा विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, ये 30 दिन का था इंटीग्रेटेड फाइलिंग, बट ये 21 दिन में आपको करना है। तो जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है उसके 21 दिन में आपको करना रहेगा। 21 जुलाई, 21 अक्टूबर, 21 जनवरी और 21 अप्रैल ये इसकी ड्यू डेट रहेगी।
इसको भी केवल XBRL में फाइल करना रहेगा। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो दोनों जगह पर फाइल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो फाइलिंग है इंटीग्रेटेड फाइलिंग फाइनेंशियल्स। ठीक है, जैसे ही आपका क्वार्टर ख़त्म होता है, आपने ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी, उसके बाद आपके पास 45 डेज़ का टाइम होता है कि आप अपने फाइनेंशियल्स अप्रूव करा लीजिए बोर्ड से। और जो लास्ट वाला जो क्वार्टर होता है उसमें 60 डेज़ का टाइम आपके पास रहता है फ्रेंड्स। अब ये रेगुलेशन कौन सा है? रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 3A के अंदर फाइनेंशियल आपको अप्रूव कराने होते हैं अलॉन्ग विद लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, या फिर अगर फाइनल वाला है तो ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, इसके साथ साथ आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स वाला भी इसके अंदर अप्रूव होता है अगर हाफ ईयरली, ये बेसिकली हाफ ईयरली होता है। आगे हम नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसकी जो ड्यू डेट रहेगी 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 फरवरी और लास्ट वाला 60 दिन का टाइम है, तो 30 मई का टाइम रहेगा। तो इंटीग्रेटेड फाइलिंग फाइनेंशियल्स वाला इसको भी किस में फाइल करना है आपको? XBRL के अंदर। और फ्रेंड्स इसी कंप्लाइंस के अंदर चेंज आया है रिसेंट में, अब ये भी सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर हो गया है। मतलब आपको एक ही पोर्टल पर आपको इसको अपलोड करना है और ये दोनों साइट पर आ जाएगा। और कब फाइल करोगे? विद इन सेम डे, जिस दिन आपका जो PDF में आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपलोड करोगे उसी दिन इसको फाइल कर दोगे फ्रेंड। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन द न्यूज़पेपर एंड इंटीमेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेशन 47(1) के अंदर आपको जो है अपना जो फाइनेंशियल्स है उसको कहाँ पब्लिश करना होता है? न्यूज़पेपर में। तो 48 घंटे का आपके पास टाइम है। जैसी बोर्ड मीटिंग हुई उसके बाद 48 घंटे का टाइम है आपके पास। मतलब अगर 14 को आपकी मीटिंग हुई तो 16 अगस्त, 16 नवंबर, 16 फरवरी और 2 जून तक का टाइम है। PDF में आपको फाइल करना रहेगा, इंटीमेशन आपको देना है। स्टॉक एक्सचेंज में भी आप पब्लिश कराओगे पहले न्यूज़पेपर में, फिर उसका इंटीमेशन आप दे सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट कंप्लाइंस की मैं बात करूँ, रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर ऑडिट रिपोर्ट। इसका टाइमलाइन जो है वो 30 दिन का है फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, और ये भी PDF और XBRL दोनों में फाइल होगा। और ये भी सिंगल फाइलिंग के अंदर है, मतलब एक ही पोर्टल पर आपको फाइल करना है, दोनों पोर्टल पे अपने आप हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक कंप्लाइंस है SDD का कंप्लाइंस, जो कि हर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर मेंटेन करना रहता है, और ये सॉफ्टवेयर जो है स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए होना चाहिए और इसमें कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, जिसमें कोई भी आपका UPSC अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग उसके अंदर होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ हाफ ईयरली कंप्लाइंस की, तो हाफ ईयरली में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर रहती है तो वो आपको इंटीमेशन देना होता है XBRL के अंदर ही, और ये इंटीग्रेटेड जो फाइलिंग हमारी फाइनेंशियल वाली हुई है उसी के साथ फाइल होता है, उसी में एक टैब होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एनुअल कंप्लाइंस। अब एनुअल कंप्लाइंस के अंदर अगर आपकी कंपनी के ऊपर BR SR एप्लीकेबल है तो ये आपको फाइल करना रहेगा, XBRL में भी होगा और PDF में भी होगा। नेक्स्ट है 24A सेक्रेटेरियल कंप्लाइंस रिपोर्ट। अगर आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल है तो विद इन 60 डेज ये भी आपको फाइल करना रहेगा, और इसकी जो ड्यू डेट है 30 मई, और BSR की डेट है एनुअल फाइलिंग के साथ ये फाइल होता है फ्रेंड्स, एनुअल रिपोर्ट के साथ। नेक्स्ट है रेगुलेशन 33(3)D फाइनेंशियल रिजल्ट्स अलॉन्ग विद द ऑडिटर रिपोर्ट। ये 60 डेज का टाइम है, आपको PDF में ये फाइल करना रहता है फ्रेंड्स। आपको इंटीग्रेटेड फाइलिंग फाइनेंशियल्स वाला XBRL में फाइल करना होता है, और ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है ये आपको PDF में फाइल करने रहेंगे फ्रेंड्स। एनुअल रिपोर्ट है आपको नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू इट्स शेयर होल्डर। जिस दिन शेयर होल्डर को भेजोगे उसी दिन आपको एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी रहेगी अंडर रेगुलेशन 34(1). नेक्स्ट है इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेस। इवेंट बेस्ड मतलब जैसे ही कोई इवेंट ऐसा आता है तो आपको वो कंप्लाइंस करने रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो उसका प्रायर इंटीमेशन तो देना पड़ेगा, तो वो रेगुलेशन 29 के अंदर आता है, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग। मतलब बोर्ड मीटिंग की डेट और जिस दिन नोटिस भेज रहे हो उसकी डेट को एक्सक्लूड करके 2 दिन आपके पास होने चाहिए, आप इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज में दे दीजिए। ठीक है, और ये जो प्रायर इंटीमेशन कब कब देना है ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है रेगुलेशन 29 में, आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। रेगुलेशन 44(3) वोटिंग रिजल्ट्स ऑफ द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग हुई तो उसके भी वोटिंग रिजल्ट्स आपको पब्लिश
करने होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। ये इसका टाइमलाइन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वेबसाइट पे भी आपको अपनी कंपनी की जो भी आप कंप्लाइंस करते हैं विद इन 2 डेज ऑफ इवेंट आपको वो सबमिट करना रहता है। ये भी एक कंप्लाइंस होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन 30 की। रेगुलेशन 30 बेसिकली होता है आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग और एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट टू द स्टॉक एक्सचेंज बीइंग प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो रेगुलेशन 30 के अंदर लिखा हुआ है आउटकम आपको देना है जो भी बोर्ड मीटिंग आपकी हुई है तो विद इन 30 मिनट्स या फिर विद इन 3 आवर्स इफ बोर्ड मीटिंग एंड्स आफ्टर द मार्केट आवर। मार्केट आवर्स के बाद अगर एंड हो रही है बोर्ड मीटिंग तो 3 घंटे का टाइम है और मोर देन 3 आवर्स बिफोर द नेक्स्ट सेशन। और जब नेक्स्ट सेशन कभी अगले दिन अगर खुल रही है मार्केट उससे 3 घंटे पहले तक आपकी बोर्ड मीटिंग चल रही है तो 3 घंटे का टाइम है आपके पास कि आप 3 घंटे में आउटकम दे सकते हैं। एंड फॉर द मटीरियल इवेंट अगर कोई मटीरियल इवेंट हुआ है विद इन 30 मिनट्स आपको देना है या फिर 12 घंटे में देना है या 24 घंटे में देना है। यह आपका रेगुलेशन 30 के अंदर लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि कौन से मैटर के लिए कितना टाइम है और ये कैसे देना होता है PDF के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कंप्लाइंसेस समझ में आए होंगे। और भी कंप्लाइंसेस होते हैं वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द कंपनी। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।